Dear students of class 12th English Literature, greetings, this is M. Rahman and you are attending ORAC classes of English language. We welcome you to our lecture 3 that is based on chapter 4, the rat trap, that is taken from the textbook Flamingo NCERT class 12th. Students, आज के इस हिंदी वर्जन लेक्चर में हम पैराग्राफ नंबर 10 से आज शुरू करेंगे और आगे तक चलेंगे। इससे पहले कि हम पैराग्राफ 10 को शुरू करें, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस चैप्टर द रैट ट्रैप जो कि लिखा गया है सेल्मा लेगरलॉफ के द्वारा, जो कि एक स्वीडिश राइटर हैं, स्वीडन के राइटर हैं, इसमें क्या लिखा है। तो ये जो राइटर हैं ये गुडनेस इन ह्यूमन लाइफ पर जोर देते हैं। ये इंसान, उसके अंदर की अच्छाई, उसके अंदर भलाई के गुणों पर जोर देते हैं और इस स्टोरी को फिलोसॉफिकली उन्होंने यहाँ पर पेश किया है एक रैट ट्रैप पैडलर के द्वारा, जिसकी सोच बहुत ही सार्वभौमिक है, जिसकी सोच बहुत ही यूनिवर्सल है, जो हर एक पर लागू होती है और हर आदमी लगभग इसी बात से ग्रस्त नजर आता है कि ये जो आकर्षण से भरा हुआ जो संसार है, इसके अंदर जो रिचेज हैं, दौलत है, संपत्ति है, खूबसूरती है, यह सब चूहेदान के एक बेट की तरह से है। अर्थात इस चैप्टर के अंदर संसार की तुलना की गई है एक चूहेदान से, और उसके अंदर जो घी की रोटी या टुकड़ा या ब्रेड या पोर्क लगाया जाता है उसकी तुलना की गई है उसके जितने भी संसार के अंदर के आकर्षण हैं और आनंद हैं। अब यहाँ पर वह रैट ट्रैप पैडलर यह सोच करके बहुत खुश होता है कि दुनिया वाले मुझे तो ध्यान देते नहीं हैं, मेरे जैसे गरीब की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, एक दिन वह भी इसी तरह की परेशानी में फंसेंगे। लेकिन आयरॉनिकली क्या हुआ कि एक दिन वह खुद अपनी इस सोच में, जो कि वह दूसरों के लिए सोचा करता था, खुद फंस गया जब उसने एक बूढ़े व्यक्ति द्वारा स्वागत किए जाने के बाद, जब उसने बूढ़े व्यक्ति ने उसको दिखाया 310 कोरोना नोट्स को, वह रैट ट्रैप पैडलर उन तीनों नोटों को चुरा लेता है। तो वह किस परेशानी में फंसता है और कैसे क्या वो निकल पाता है, आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 10 से। पैराग्राफ नंबर 10 को हम यहाँ शुरू करते हैं, जिसका टाइटल हम आपको पहले ही बता दें, हमने दिया है एग्जॉशन ऑफ द पैडलर। अब ये एग्जॉशन कैसे आया, एक्चुअल में पैराग्राफ 9 का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम बताते हुए चलते हैं कि पैडलर ने जब 310 कोरोना नोट चुरा लिए थे तो उसने हाईवे का रास्ता छोड़ करके जंगल का रास्ता चुन लिया था और ये सोचकर कि वह पकड़ा नहीं जाएगा, वह बचता हुआ भाग रहा था। लेकिन जंगल इतना थिक और इतना अनक्लियर रास्ते वाला था कि वह कई बार उसने सोचा कि वह बाहर निकल जाएगा, लेकिन उसने पाया कि वह उसी जगह के इर्द गिर्द घूम रहा है और वह एक सेम जगह है। इट मीन्स उसका जंगल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। ऐसे ऐसे करते हुए जब उसे बहुत देर हो गई तो उसे ये रियलाइजेशन हुआ कि आज वह स्वयं एक रैट ट्रैप में फंस गया है, क्योंकि अट्रैक्शन के नाम पर 310 कोरोना नोट्स उसने लेने की सोची है और वह आज परेशानी में फंस गया है। और जंगल की जो ब्रांचेज हैं, जो टहनियाँ हैं, जो पेड़ हैं, जो ट्रंक्स हैं, वह उसके ऊपर छा गई हैं और उन्होंने इस पैडलर को कैद कर लिया है। अब ऐसे में क्या होता है कि जब वह रास्ता ढूंढता रहता है तो एग्जॉस्ट हो जाता है। एग्जॉस्ट का मतलब वह डैम टायर्ड हो जाता है, बुरी तरह से थक जाता है। तो इस लेक्चर 3 के हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ, जो कि इस चैप्टर का 10th पैराग्राफ है, को देखते हैं। इट वॉज लेट इन दिसंबर, ये जो समय था जब ये पैडलर जंगल में घूम रहा था, ये लेट दिसंबर था। और लेट दिसंबर का मतलब होता है कि अच्छी सी ठंड। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और आप जानते हैं कि सर्दियों में शाम जल्दी होती है, इसलिए अंधेरा जल्दी ही जंगल में छाता जा रहा था। अब आप समझते हैं कि सुबह चला था वो गुड सीजन में, आपको पिछला याद होगा, और उसके बाद से लेकर ये टाइम आ गया था, शाम होने को आई थी, अंधेरा हो चला था, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा था और शाम का धुंधल का आने लगा था, अंधेरा छाने लगा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, इस बात से जंगल में निश्चित रूप से इंक्रीज मीन्स इजाफा हो जाना था, खतरे में खतरा बढ़ जाना था। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम, और ग्लूम का मतलब है उसकी जो सैडनेस है, डेस्पेयर जो उसकी निराशा है, वह भी बढ़ने लगी।
क्या बढ़ने लगी कि सुबह से लेकर अब शाम तक उसे रास्ता नहीं मिला, तो अब जो बचे हुए कुछ लम्हे हैं, कुछ क्षण हैं, उसमें उसे कैसे रास्ता मिलेगा, और अगर रास्ता नहीं मिला तो शाम और रात जंगल में काटनी पड़ेगी, जो कि उसकी जिंदगी पर बन सकती है, जिंदगी के लिए खतरा हो सकता है। फाइनली ही सो नो वे आउट, और फिलहाल अभी तक तो फाइनली उसे कोई रास्ता वे आउट बाहर निकलने का नहीं मिला था। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड। ये सैंक डाउन का मतलब है वो लगभग अनकॉन्शियस होकर के, बेहोश होकर के, थक करके ग्राउंड पर गिर ही गया था। टायर टू डेथ बड़ा प्यारा फ्रेज है, आप इसे यूज कर सकते हैं। प्यारा यूज करने के अंदाज में है, ना कि मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि वह मरने को तैयार था। मेरा कहने का मतलब है टायर टू डेथ। ये आप 3 वर्ड के अंदर वो एक्सप्रेशन दे सकते हैं अपनी स्टोरीज में, अपने राइटिंग सेक्शन में, अपने स्पोकन में, जो कि बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है। टायर टू डेथ का मतलब है वह इतना थक गया था कि बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि मर जाएगा। थिंकिंग दैट, यह सोच करके कि हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका अंतिम क्षण, उसका अंतिम लम्हा जिंदगी का आ गया है। यानी वो कितना घबराया हुआ था, वो बहुत ही ग्लूम एंड डेस्पेयर था। वर्ड्स अच्छे से याद कर लीजिए, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो आपके आंसर्स में जरूर यूज होंगे। ये कीवर्ड्स हैं। और ही सो नो वे आउट, ये पूरा आप यहाँ से पार्ट याद करेंगे। उसे कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। जनरली हम कहते हैं ही डिड नॉट फाइंड टू गो द वे आउट, इतना लंबा ना कहकर आप लिखिए ही सो नो वे आउट। एंड ही फेल डाउन की जगह आप लिख सकते हैं ही सैंक डाउन। तो इस तरह से इन वर्ड्स को आपको गो थ्रू करना है, और क्रैम करना पड़े तो भी कीजिए, और यूज कीजिए इन योर डेली डे टू डे लैंग्वेज में। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेड का मतलब रखा, जैसे ही नीचे गिरने के बाद उसने अपना सिर ग्राउंड पर रखा, ही हर्ड अ साउंड, उसको एक साउंड सुनाई दी। अब दोस्तों स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो साउंड है, हम एक बात कहते हैं एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इसका मतलब है कि हर मुसीबत में कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन छुपा होता है। तो देखिए, ईश्वर ने उसको सुझा दिया, वो पूरी डेस्पेयर में मरने ही वाला, बेहोशी होने वाला था, लेकिन उसे लगा कि नहीं, उसके कानों ने ये बताया कि एक उम्मीद है। अब देखिए ये उम्मीद कैसे आगे बढ़ती है। देयर वॉज नो डाउट, ही हर्ड अ साउंड, जैसे ही उसने अपने कान जमीन पर रखे गिरने के बाद, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। हार्ड मतलब बहुत जोरदार, रेगुलर मीन्स लगातार, थम्पिंग मीन्स बीटिंग साउंड मतलब आप कह सकते हैं कि कोई भी जो डल बीटिंग साउंड है, जैसे कि आप किसी तख्ते के ऊपर मुक्का मारते हो तो धम की आवाज़ होती है, या ज़मीन पर पैर मारते हो तो होती है, ऐसी आवाज़ें उसके कान में। थम्पिंग मतलब हथौड़े के जो स्ट्राइक्स थी उसके कान में आ रही थी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, कोई शक नहीं था कि ये सब क्या मामला है। मामले का मतलब कि वहाँ कोई ना कोई अभी लिविंग बीइंग, कोई प्राणी, कोई बस्ती आसपास है। देयर वॉज नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, मिल कारखाना, आयरन लोहे का, इट मीन्स यहाँ पर कोई लोहे का कल कारखाना था जिसमें लोहा पीटे जाने की आवाज़ थी। इट मीन्स कि ज़मीन पर जब लोहे की जो थर्राहट थी वो हथौड़ा लोहे पर पड़ने के बाद पैदा होती थी, वो उसके कान तक उस जंगल में पहुंच गई थी, और इस बात ने उसे ये आशा दे दी थी कि आसपास कहीं ना कहीं शेल्टर या शरण उसे मिल सकती है। ठीक है, ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, आसपास जरूर ही कोई ना कोई लोग, कोई ना कोई गांव वाले वहां पर रहते होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को, अपनी पूरी पावर को, समन्ड मीन्स कॉल्ड किया, मीन्स गैदर किया, इकट्ठा किया, गॉट अप खड़ा हुआ, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जिधर से आवाज आ रही थी उस दिशा में चल दिया। तो exhaustion of the paddler is the title of this paragraph number 10, and you came to know about exhaustion, that he was damn tired, he fell down and he sank down, you can say he was tired to death. He was feeling that his last moment had come,
And when he laid his head on the ground, he heard a regular thumping. Now he came to know that there is somewhere a shelter. This is the sequence of the paragraph that is known as coherence. I hope कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी ये वर्ड्स हैं, स्टैगर है, समंड है, थम्पिंग है, रेज्ड है, संक है, ये सेंग है, ये सारे आपको अच्छे से यूज़ करने हैं। और हर पैराग्राफ की अगर आप डीप स्टडी कर रहे हैं तो पैराग्राफ नंबर डाल करके उनके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स अपनी नोटबुक में ज़रूर नीचे लिखें। आते हैं पैराग्राफ नंबर 11 पर। द रेमशो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन। आयरन वर्क्स कहते हैं कारखाने को। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में एस आता है, जैसे ट्राउजर्स हुआ, तो पिंसर्स हुआ, टोंग्स हुआ, स्पेक्टेकल्स हुआ, ये प्लूरल के रूप में यूज होते हैं जबकि ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं। इसी तरह से रेमशो आयरन वर्क्स मीन्स कारखाना जिसमें लोहे का काम होता था। विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब लगभग बंद हो चुका था। वर नाउ नॉट सो लॉन्ग एगो, ये बहुत पुराने समय पहले की बात नहीं है। अ लार्ज प्लांट, ये एक बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था। विद स्मेल्टर, जिसके अंदर किसी पुराने, जो आप समझते हैं कि कोई आयरन वगैरह के जो मेटल के जो स्क्रैप हैं खरीद लिए जाते हैं, लोहे की टूटी फूटी चीज़ें खरीद ली जाती हैं, फिर उनको पिघला करके एक लोहे को साफ करके एक शुद्ध लोहा निकाला जाता है, उसे स्मेल्टर कहते हैं। तो यहाँ पर आप स्मेल्टर को इस तरह से देख सकते हैं कि स्मेल्टर जो होता है एक प्लांट होता है टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स बाय हीटिंग, जिसमें हीट करके मेटल को लिक्विड करके उसको प्यूरिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर भट्टी को लेकर के, पिघलाने को लेकर के, लोहे के काम को लेकर के बहुत सारे वर्ड्स आने वाले हैं जिनको डिफ्रेंशिएट आपको करना है, अच्छे से समझना है, जिनमें स्मेल्टर पहला वर्ड है। तो स्मेल्टर एक ऐसा प्लांट जिसमें लोहे को पिघला करके हीट दे करके फिर उसको शुद्ध किया जाता है, उसे स्मेल्टर कहते हैं। रोलिंग मिल, और उसके अंदर एक रोलिंग मिल भी थी, यानी ये बहुत बड़ा प्लांट था जिसमें पिघलाने का काम होता था, शीट बनाने के बाद रोल करने का काम होता था। एंड अ फोर्ज, ये जो वर्ड है फोर्ज भी एक तरह की भट्टी है, और इसमें हम पिघलाने के बाद बहुत सारी चीज़ों को ढालते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने लोहा पिघलाया और पिघलाने के बाद हमें उसे नट और बोल्ट में, प्लेट्स में, रिबिट्स में बदलना है, तो उसे फोर्जिंग कहते हैं। फोर्ज इट मीन्स ये भी लोहे के कारखाने का एक अंग है, एक पार्ट है जिसमें ढलाई की जाती है, स्मेल्टर में पिघलाया जाता है। इन द समर टाइम, गर्मियों के दिनों में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैविली लोडेड बार्जेस, बार्ज क्या होती हैं, एक तरह की नाव हैं, और स्काउस भी एक तरह की नाव है जिनका जो तला है वह चपटा होता है। अब आपने नाव देखी होंगी, कुछ नाव नीचे से कॉनिकल शेप में पानी के अंदर डूबी हुई होती हैं, किसी का तला फ्लैट होता है। तो ये जो बार्जेस हैं ये भी छोटी नाव हैं, स्काउस फ्लैट तले वाली नाव हैं। तो ये फुली लोडेड होती थी इस कारखाने से बने लोहे के सामान से। स्लिट डाउन, जो कि सेल करती थी तैर करके बड़ी, स्लिट डाउन द कैनल, और वहाँ पर जो नहर बनी हुई थी उसमें चलती थी, सेल करती थी। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, और वो इस कैनल से एक बड़ी जो वहाँ की अंदरूनी बनी हुई नहर थी उसमें उस माल को लेकर आगे जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों में, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक, और ये जो सड़कें थीं आसपास की इस कारखाने के, ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, वह बिल्कुल काली हुई रहती थी उस डस्ट से जो कि शिफ्टेड मीन्स, जैसे कि आप देखते हैं कि छलनी में से आटा कुछ बारीक बारीक सा नीचे गिर जाता है, उस चूरे से। और ये चूरा किस में से गिरता था, बिग चारकोल क्रेट्स, यानी बड़ी बड़ी जो कंटेनर्स होते थे, चारकोल मतलब जो जिसे आप तारकोल कहते हो, या जो कोयला होता है उसकी क्रेट से झड़ जाता था। तो चारकोल कोयले के लिए है। जब आप कोयले भरते हो फिर कोई टोकरी, डलिया या क्रेट उठाते हो तो उसके नीचे आप देखते हैं कि कुछ पाउडर सा रह गया, तो उसको कहा गया है सिफ्ट। तो सिफ्ट का मतलब है कि बहुत ही बारीक काली धूल सड़कों को काले किए रहती थी। यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। गर्मियों के दिनों में बुरी तरह से भरे हुए यानी भारी मात्रा में भरी हुई नाव जो कि बार्जेस होती थी और स्काउस नाम की नाव होती थी, वह
वहाँ की कैनल से आगे सेल करती थी, वहाँ तैर करके मतलब पानी पर चल करके वो जाती थी और बड़ी लेक से होते हुए वे आगे माल लेकर के जाती थी। और सर्दियों के समय में वहाँ की जो सड़कें थीं वे बिल्कुल कोल डस्ट से काली रहती थीं और वह डस्ट जो कि शिफ्ट मीन्स सीव्ड छलनी की तरह से छन छन करके नीचे गिर जाता था और सड़कों को काला कर देता था। इस पैराग्राफ का हमने टाइटल दिया है रेमशो आयरन वर्क। तो रेमशो आयरन वर्क का क्या काम था कि वहाँ से खूब सारा माल लादा जाता था बार्जिस पर और स्काउस पर, उसके बाद वो बड़ी नहर तक पहुँचता था, फिर वो आगे एक्सपोर्ट होने के लिए वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता था, उससे वहाँ की काली सड़कें काली हो जाती थी सर्दियों के दौरान में। जबकि गर्मियों में वहाँ पर क्या होता था, वह नहर के रास्ते से वहाँ से सामान भेजा जाता था। अब हम आते हैं लेट्स बिगिन पैराग्राफ नंबर 12। अब हम पैराग्राफ नंबर 12 शुरू करते हैं। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स। अब यहाँ पर पूरा सीन बताने के बाद एक शाम की बात है जो कि बहुत गहरी शाम थी। और वह शाम कौन सी है? जब ये एग्जॉस्टेड पैडलर वहाँ पर पहुँचा। याद होगा आपको, गिर गया था, गिरने के बाद उसने कान से एक थंपिंग साउंड महसूस किया और ढूंढते ढूंढते वह कारखाने तक आ गया। जस्ट बिफोर क्रिसमस, और अभी क्रिसमस आने वाला था। जैसा कि आपने लेट दिसंबर अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले पैराग्राफ नंबर 10 में, क्रिसमस आने वाला था। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज। तो फोर्ज का मतलब हमने आपको बताया था कि एक ऐसा पार्ट है लोहे के कारखाने का जिसके अंदर ढलाई होती है। ढलाई का मतलब पहले लोहा गर्म करके पिघलाया जाता है, फिर उसके बाद उसको वो रूप दिया जाता है जो भी हमें निर्माण करना है। तो उस शाम में उस कारखाने में क्या हो रहा था, अभी यहाँ पर जो पैडलर है उसका जिक्र नहीं किया गया है, पहले अंदर का सीन दिखाया गया है जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो क्या था? लॉन्ग डार्क इवनिंग थी और क्रिसमस का पहले का समय था। ये पॉइंट्स याद रखने हैं। मास्टर स्मिथ मतलब लोहार, लोहार जो अंदर काम कर रहा था वह वहाँ पर था। हिज हेल्पर, उसका जो हेल्प करने वाला था वो भी वहाँ पर बैठा था। इन द डार्क फोर्ज, अंधेरे से भरे हुए इस फोर्ज के हिस्से में। नियर द फर्नेस, फर्नेस ये भी एक भट्टी है। और मैं आपको फर्नेस के बारे में बता दूं कि फर्नेस ऐसे होती है जिसके अंदर कोयले वगैरह जलाए जाते हैं जो कि हीट पैदा करती है। तो वहाँ पर भट्टी जल रही है जिसके अंदर कोयले जले हुए हैं, बाहर लोहार बैठा है, उसके बराबर में उसका हेल्पर बैठा है। और देखिए जो हेल्पर है वह क्या करता है, वह हथौड़ा चलाता है। और जो यह है मास्टर स्मिथ मीन्स लोहार, वह उसको इस तरह से एक ब्लॉक होता है, जैसे कि मान लीजिए एक तमाता हुआ लाल रंग का लोहा उसने भट्टी में से निकाला और लोहे के एक बड़े से प्लेटफॉर्म पर रखा, और जो उसका अटेंडेंट है या जो उसका हेल्पर है वो उस पर हथौड़ा चलाएगा। तो यहाँ देखते हैं, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। पिग आयरन मतलब वो आयरन जो अशुद्ध होता है भट्टी में पिघला करके, भट्टी में उसको रख करके शुद्ध किया जाता है। विच हैड बीन पुट इन द फायर, मतलब वह लोहे का टुकड़ा जो फायर के अंदर रखकर लाल किया जाता है उसको बाहर निकाला जाता है। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और उसको एनविल, एनविल क्या होता है? अ ब्लॉक ऑफ आयरन होता है। आपने किसी लोहार के यहाँ पर देखा होगा जब वो लाल रंग की छेनी, हथौड़ी या कोई औजार हथियार बना रहा होता है तो लाल रंग के लोहे को वह लोहे के एक बड़े से चबूतरे जैसी चीज़ पर रखता है और उसके ऊपर हथौड़ा चलाते हैं, तो उस चबूतरे जैसी चीज़ को, उस ब्लॉक को एनविल कहते हैं। तो टू बी रेडी टू पुट ऑन दी एनविल, और वो लाल रंग का लोहा तैयार रहता था एनविल पर रखे जाने के लिए। एवरी नाउ एंड देन, और थोड़ी थोड़ी देर में, नाउ एंड देन मीन्स इरेगुलरली, वन ऑफ देम गॉट टू स्टिर द ग्लोइंग मास, उनमें से कोई भी, स्टिर का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए आग जल रही है और आप कोई लोहे का सरिया लेकर के उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं और उसमें फूंक मारते हैं जिससे कि आग और जल जाए, तो उसको स्टिर कहते हैं। तो स्टिर का मतलब छेड़ना। ग्लोइंग का मतलब है हाई रेडिशनेस, यानी लाल रंग की जो लपटें निकलती हैं, जो अंगारे दहकते हैं, उन्हें ग्लोइंग कहते हैं। ग्लोइंग मास, यहाँ पर मास क्या किस लिए कहा गया है? यहाँ पर जो मास कहा गया है
यहाँ पर जो मास कहा गया है वो मास कहा गया है अधिकता होने की वजह से, कोयलों की अधिकता होने की वजह से। विद अ लॉन्ग आयरन बार, और वहाँ पर भट्टी को भड़काया जा रहा था, भट्टी को बार बार स्टीर किया जा रहा था एक लोहे के लंबे सरिये से। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जब भट्टी आपकी बुझने लगती है तो उसमें नए कोयले डाल करके उसको फिर कुरेदा जाता है, तो उस कुरेदने को या उस लॉन्ग सरिये से उसको छेड़ने को, उसके अंगारों को ऊपर नीचे करने को ताकि आग जल्दी रहे करने को हम स्टीर कहते हैं, और आयरन बार सरिया है। तो यहाँ पर क्या सिस्टम था कि मास्टर स्मिथ बैठे हुए हैं, उसका हेल्पर उनकी हेल्प कर रहा है, और वह फोर्ज से तमतमाता हुआ लाल पिगारा निकालता है, उसको एनविल पर रखा जाता है, और एनविल पर रखने के बाद जो ये हेल्पर है ये उसके ऊपर हथौड़ा मार करके क्या करता है, ये उसको वो शेप दिलवाता है जो कि आयरन मास्टर चाहता है। एवरी नाउ एंड देन उन दोनों में से कोई भी कभी कभी उठता है और उसके अंदर की जो आग है भट्टी की उसको बार बार तेज करता है। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही क्षण में लौटकर सीट पर आ जाता है। ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, ड्रिपिंग मीन्स टपकते हुए, पर्सपिरेशन पसीने के साथ। दो एज वॉज द कस्टम, जैसे कि वहाँ का ये रिवाज था। ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, वह कुछ और नहीं बल्कि एक लंबा कुर्ता सा पहने रहता था। एंड पेयर ऑफ वुडन शूज, और लकड़ी के जूते पहने रहता था। तो लकड़ी के जूते पहनना इसलिए क्योंकि वो एकदम नहीं जलते अंगारों पर, और अगर प्लास्टिक हो तो वो बहुत जल्दी जल जाएगा, और अगर लोहा हो तो गर्म हो जाएगा, इसलिए वुडन शूज वह पहना करता था। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ को हम हेडिंग देंगे एक्टिविटीज ऑफ द, यहाँ पर ऑनर की जगह कर लीजिए आप ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार। तो यहाँ पर ऑनर नहीं है, आप लिखेंगे एक्टिविटीज ऑफ द ब्लैक स्मिथ, यानी ब्लैक स्मिथ की क्या एक्टिविटीज थी। तो ब्लैक स्मिथ के साथ आपको याद आ जाएगा उसका असिस्टेंट भी था। वहाँ पर एक भट्टी जल रही थी, वह बार बार उसको तेज करते थे, आकर के बैठ जाते थे, और लाल रंग का जो आयरन था उसे बाहर रखते थे और उसको शेप देने के लिए काम करते थे। अब हम आते हैं पैराग्राफ नंबर 13 पर। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज। उस फोर्ज के अंदर आप जानते हैं कि इतनी भट्टियां जल रही हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे साउंड सुने जा सकते थे। द बिग बेलोज ग्रोन्ड। बेलोज क्या होता है? बेलोज एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक पंखे जैसी चीज़ है जो कि भट्टी को दहकाने के लिए काम में आता है। तो उसके जो ब्लेड्स हैं उसकी तेज़ आवाज़, ग्रोन्ड का मतलब होता है एक्सप्रेस नॉइजली, यानी जब भट्टी को आगे तेज करने के लिए पंखा चलाते हैं तो उसकी आवाज़, तो ग्रोन्ड, तो बेलोज ग्रोन्ड यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, यानी ऐसा मान लो जैसे कि जो वह पंखा है वह तेज़ आवाज़ कर रहा हो, तो यहाँ पर हमने बेलोज को पर्सोनिफाई कर दिया। तो वहाँ पर चलने वाले तेज़ पंखे की आवाज़। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जब आप जानते हैं कि पत्थर के कोयले जलाए जाते हैं तो वो बहुत ही क्रैकिंग साउंड करते हैं, तो उनकी भी आवाज़ें। द फायर बॉय शोवल्ड चारकोल इनटू द मो, और जो फायर बॉय था जो कि शॉवल मीन्स एक, आपने देखा होगा कि एक फावड़े जैसा एक टूल होता है जिसमें रेत भर के आगे डाला जाता है, जो कि बिल्डिंग मटेरियल की शॉप्स पर आपने डस्ट वगैरह को गाड़ियों में भरते हुए देखा होगा। तो उसमें वो कोयला भर करके मो का मतलब है जो भट्टी का मुंह है, फर्नेस क्या है? जिसके अंदर अंगारे दहक रहे हैं, में जब उन कोयलों को डालता है विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, तो उसकी बहुत ही कोयलों के फटने की साउंड होती है। आउटसाइड रोअर्ड द वाटरफॉल, और इन सारे साउंड से अलग अगर आप बाहर देखें तो बाहर गरजता हुआ झरना है। एंड शार्प नॉर्थ विंड व्हीप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, और इतना ही नहीं, वहाँ तीसरा और नया शोर शराबे का एक और कारण है कि बाहर जो हवा चल रही है नॉर्थ की तरफ से चलने वाली, वह सीधे ईंटों से बनी हुई और टाइल से बनी हुई छत पर बारिश को तेजी से प्रेशर से झटके से गिरा रही है, और इससे और ज़्यादा साउंड बढ़ रहा है। तो यहाँ विप्ड का मतलब है जो कोड़े की तरह से विद प्रेशर हिट कर रही है। कहाँ पर? ईंट से बनी हुई, टाइल से बनी हुई छत पर, तो वहाँ पर और साउंड हो रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे सीन, और सीन आउटसाइड भी कह सकते हैं आप।
यहाँ पर इसका और भी टाइटल लिख सकते हैं, कॉजेज ऑफ द साउंड्स, कि साउंड के कौन कौन से कारण हैं। पहला कारण क्या है कि वहाँ का जो बेलोज है वह बहुत आवाज़ कर रहा है। दूसरे, शावल से जो चारकोल फेंका जा रहा है मुंह के अंदर, उसमें कोयलों के फटने की आवाज़ें, चारकोल को शॉवल में उठाने की आवाज़ें, बाहर झरने की आवाज़ और टाइल वाली छत पर पड़ने वाली तेज बारिश की बूंदों की आवाज़ वहाँ पर शोर क्रिएट कर रही है। 14 में, इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैकस्मिथ डिडंट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन्ड द गेट एंड एंटर्ड द फोर्ज। ज़रा याद कीजिए, ये आदमी कौन हो सकता है? यही आदमी वह रेट ट्रैप पैडलर है। ये वहाँ पर आया, इसने क्या किया कि ये अंदर आ गया और वहाँ का जो ब्लैक स्मिथ था उसने इस आदमी को नोटिस नहीं किया। इट मीन्स कि कारखाने में एक आदमी घुस आया और ब्लैक स्मिथ ने या जो भी व्यक्ति वहाँ काम कर रहे थे उन्होंने इसे नहीं देखा। तो यहाँ पर सीधे लिखा है कि प्रोबेबली मीन्स शायद, ये कारण यह था कि उसकी जो नॉइस थी वह नहीं सुन पाया। द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, उसने इसको नोटिस नहीं किया कि एक मैन ने ओपन किया गेट को और अंदर एंटर कराया फोर्ज के, क्योंकि बाहर ऑलरेडी बहुत सारी आवाज़ें थीं। अनटिल ही स्टूड क्लोज टू द फर्नेस, और वह जब तक नोटिस नहीं कर पाया जब तक कि वह रेट ट्रैप पैडलर उसके बहुत पास फर्नेस के खड़ा नहीं हो गया। तो क्या हुआ? इसका टाइटल हम रखेंगे पैडलर एट द शेल्टर। पैडलर एट द शेल्टर, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, पैडलर एट रेमशो आयरन वर्क्स। तो यहाँ पर पैडलर कहाँ? शेल्टर में आ गया। उसकी आवाज़ को ब्लैक स्मिथ नहीं सुन सका क्योंकि बाहर बहुत सारी आवाज़ें थीं, और वह उसको जब नोटिस कर पाया जब वह स्टूड क्लोज टू द फर्नेस, जब तक वह भट्टी के बिल्कुल पास में नहीं आ गया। अब देखते हैं पैराग्राफ नंबर 15। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night. और ये जैसे कि ये रेट ट्रैप पैडलर वहाँ इस कारखाने के अंदर आ गया था, तो इसको लेकर के यहाँ पर एक बात कही गई है कि किसी भी वैगेबॉन्ड जो कि होमलेस पर्सन्स हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन शेल्टर थी सर्दियों के समय में। नथिंग अनयूजुअल, ये इस पैडलर का यहाँ आ जाना चुपचाप तरीके से कोई ख़ास बात नहीं थी, क्योंकि ये बेटर शेल्टर थी उनके लिए। द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज, और रात में वो फोर्ज की तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते थे बाय द ग्लो ऑफ लाइट, क्योंकि ये दूर से ही क्योंकि अंदर आग जलती थी तो उसकी जो चमक थी वह इन न्यू कमर्स को इंडिकेट करती थी और वह वहाँ पर आ जाते थे। विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स, और ये रोशनी, उसकी सूटी का मतलब है जो कार्बन होती है, जो धुआं होता है जब वह शीशों पर जम जाता है। तो आपने देखा होगा कि स्याही बनाते हैं दीपक को जला करके, तो वो जो सूटीनेस है, सूटी का मतलब जो वो पाउडरी कार्बन है जो शीशों पर जम जाती है, उससे छन छन करके जो भट्टी की आग की जो रोशनी है जब वो दूर तक जाती है तो लोगों को पता चल जाता है कि आगे कारखाना है, और वे सर्दी से बचने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। एंड टू कम टू वार्म देमसेल्फ, ठीक है, और वे वहाँ पर सर्दी से बचने के लिए आ जाते हैं। तो क्या हमने पाया इस पैराग्राफ नंबर 15 में? पैराग्राफ नंबर 15 में आपने पाया कि वहाँ पर बेचारे जो इधर उधर घूमने वाले वेगेबॉन्ड्स थे, जब उन्हें कोई बेटर शेल्टर रात में नहीं मिलती थी तो वो अट्रैक्ट हो जाते थे इस फोर्ज में, चूँकि उनकी जो धुएं से भरी हुई खिड़कियों से इस आग की ग्लो मीन्स जो रेड रोशनी थी वो उनको इंडिकेट कर देती थी, और वह गर्माहट लेने के लिए अपने आप को इन फ्रंट ऑफ द फायर और आग के सामने बैठने के लिए यहाँ तक आ जाते थे। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली, और ब्लैक स्मिथ यानी लोहार जो वहाँ पर लोहे को कुछ बना रहा था, किसी रूप में ढाल रहा था, वह ऐसे ही कैजुअली विदाउट एनी सीरियस ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही निगाहों को कैजुअली मीन्स यूं ही उठाकर देख लेता था। एंड इंडिफरेंटली, इंडिफरेंटली का मतलब यहाँ पर है बिना ध्यान के, बिना किसी इंटरेस्ट के, विदाउट एनी इंटरेस्ट एट द इंट्रूडर, जो भी अंदर आता था। तो यहाँ पर यह लिखा कि ब्लैक स्मिथ यूं ही थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में ऊपर अपनी निगाहों को इंडिफरेंटली, बिना किसी इंटरेस्ट के, इंट्रूडर मीन्स बिना परमिशन के अंदर वाले को आने वाले को इस तरह से बिना इंटरेस्ट के निगाह उठा करके देख लेता था। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड,
और उसने देखा था कि इस तरह के लोग जो इस पैडलर टाइप के लोग हैं वह आम तौर से वहाँ पर आते रहते थे विद लॉन्ग बियर्ड, जिनकी लंबी दाढ़ी होती थी, डर्टी गंदे होते थे, रैग्ड फटे हाल कपड़ों में होते थे, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और जिसके सीने के ऊपर डैंगलिंग मीन्स छनछनाते हुए बहुत सारे जो चूहेदान थे वह बज रहे थे। इट मीन्स इस चूहे बेचने वाले के टाइप के बहुत सारे लोग जो गंदे होते थे, रैक्स में होते थे, वहाँ पर आते रहते थे, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको टाइटल देंगे पैराग्राफ नंबर 15 को। तो पैराग्राफ नंबर 15 को क्या टाइटल देंगे आप, इसको आप टाइटल दे दीजिएगा पैडलर एट द शेल्टर, सॉरी 15 में आप देंगे एंट्री ऑफ द पैडलर, एंट्री ऑफ द पैडलर, यानी पैडलर एंट्री कर गया कारखाने में। दैट्स ऑल टुडे। चैप्टर आगे जारी रहेगा लेक्चर 4 में, और इसको जारी रखने के लिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और जुड़े रहिए इंग्लिश के सभी टॉपिक से। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।